थर्ड आईआईटी जेई नीट सीईटी टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, डे फर्स्ट डे सेकेंड हमने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैंने बेसिक से लेकर हायर लेवल तक मोस्ट एक्सपेक्टेड जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन सकती है और उन क्वेश्चंस को बिल्कुल बेस से डीपली मैंने उसको समझाया है आप लोगों को। ठीक है, फिर से यहाँ मैं 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए और बेसिक से लेकर हायर लेवल तक उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपने उनमें से कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ताकि मैं आपकी रैंक को एनालाइज कर सकूं। चलो देरी नहीं करते हुए हम अपने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, पर नए आए हो तो चैनल को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पहले क्वेश्चन का मजा लीजिए और मुझे आंसर बताइए। इसका ये रहा आपके सामने, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। 80 मोल परसेंट, बेटा 80 मोल है परसेंट, है ना। अगर ऐसा लिखा हो ना मोल परसेंट, तो आप ये समझिए कि 80% की बात कर रहा है। ऑफ MgCl2 salt given MgCl2 is dissociate in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 डिग्री सेल्सियस। बेटा आपको वेपर प्रेशर बताना है, ठीक है, PS बताना है आपको, किसका? MgCl2 का, सॉल्यूशन का। क्लियर बात? देखो हम PS कैसे निकालते हैं बेटा? PS इक्वल टू क्या निकालते हैं? P0, है ना, P01 इंटू X1। क्या बेटा ये X क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। इसने कहा P1 आपको गिवन है कितना? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है 50। ठीक है, मुझे केवल ये चाहिए और अब मैं X1 कैसे कंसीडर करूंगा ये आपको बताना है। एक बार वीडियो यहीं स्टॉप करके मुझे इसका आंसर बताइए, फिर देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलो ये निकालते बेटा। देखो अब ये कह रहा कि 80% उसका क्या हुआ? डिसोसिएशन। इसका मतलब ये वीकली डिसोसिएट हुआ है, तभी तो 80% है। स्ट्रॉन्ग डिसोसिएट होता तो कितना होता बच्चों? 100% डिसोसिएट होता। तो मैं इसकी इक्वेशन अगर बनाऊं MgCl2 तो क्या बनेगी बेटा? Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, यही बनेगी। हम जब T 0 था तो हमने लिया कि ये अल्फा था, ये 0 0, ओके, या ये 1 था, ये कंसिडर कीजिए। और जब T कुछ T पर पहुंचा तो 1 माइनस अल्फा और यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर 2 अल्फा। क्लियर बात? अगर मैं इसमें टोटल डिसोसिएशन निकालूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कि टोटल कितने होंगे पार्टिकल्स, तो बच्चों इनको सबको सम करो। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बच्चों? 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी? 80%। मतलब अगर ये 80% है तो क्या मैं इसको 0.8 लिख सकता हूँ? क्लियर है? परसेंटेज को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। रखिए बेटा यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.8 इक्वल तो 16 और 1 ये 2.6। क्लियर बच्चों? चलो आगे बात करते हैं। ये कह रहा 1 मोलल है, ये है ना, कितना है? 1 मोलल है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? मोल्स ऑफ किसका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बेटा? ये आएगा 2.6 प्लस नहीं मल्टीप्लाई कितना? आई फैक्टर कितना है? 1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1, तो ये 2.6 ही आ गया। क्लियर है? अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मैंने निकाल लिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेटा वाटर है, और वाटर के मोल्स कितने होते हैं आपको पता है कि 1000 ग्राम में 18 से जब डिवाइड करोगे 55.5 के समथिंग, मतलब 6 होता है ना। चलो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स कितने हो गए बेटा? 55.6 प्लस 2.6 इक्वल टू ये आएगा आपका 6 दूनी 12, 5 ये आ गया 58.6 दूनी 12 2। क्लियर? इतना मोल्स आ गया। अब तो निकाल लोगे आराम से। क्या निकालना बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
कैसे निकालोगे बेटा, सॉरी सॉल्वेंट निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट निकालिए, क्योंकि P1 हमें किसका गिवन है बेटा, वाटर का गिवन है ना। तो सॉल्वेंट निकालिए, कितना आएगा ये अपना आया मोल्स ऑफ 55.5 और 58.2, तो ये जाएगा करीब 0.9 के समथिंग। क्लियर हुआ। अब इस वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए, तो अपने पास में जो PS आएगा इक्वल टू बेटा P1 कितना दिया उसने 50 इंटू ये कितना है 0.9, दैट इज इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 पंजे 45 और आगे भी बढ़ेगी ये वैल्यू कुछ 2 3 के समथिंग करके, तो ये 48 के समथिंग आएगा। ठीक है, देखो जरा 48 किधर है इसमें, दैट इज ये रहा आंसर। क्लियर है। आपको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 2, जरा क्वेश्चन को पहले पढ़ो ध्यान से और फिर देखो कि हमें बताया क्या गया है इसमें। बेटा विच प्लॉट ऑफ ln(k) vs1y(t) इज कंसिस्टेंट विद अरेनियस इक्वेशन। जब भी प्लॉट से क्वेश्चन आए ना, आप सबसे पहले उस इक्वेशन को लिख लो। जैसे हमने पता है बेटा, हमें पता है अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन k इक्वल टू a माइनस EA/RT, यही होती है बच्चों, है ना, यही होती है। चलो सॉल्व करो इसको, मुझे ln में लेकर आना, तो ये बनेगा ln(k) इक्वल टू ln A। बेटा जब हम इसका लॉगरिथम करते हैं ना, तो जब हम क्या करेंगे कि e यहां से हट जाएगा, दैट इज माइनस में EA/RT। ठीक, चलो अगर मैं ये कहूं इसके बीच मुझे प्लॉट बनाना बेटा, तो ये क्या होगा, ये एक इक्वेशन बनी, कौन सी, y इक्वल टू C माइनस mx। C क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट, और x क्या बेटा यहाँ पर, स्लोप, और जो कि स्लोप माइनस में है, किस में, स्लोप माइनस में है, तो नेगेटिव में जाएगा ग्राफ, है ना। देखो ये तो बेटा पॉजिटिव में जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये अपना आंसर नहीं है। यस, ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ये अपना आंसर हो सकता है। ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये अपना आंसर नहीं है। ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी अपना आंसर नहीं है। बहुत सिंपल सा था, इसी इक्वेशन के बेस पर हमने इसका आंसर निकाला। सही, क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लेंथिनॉइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज। बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपको पता भी होगा, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर टीचर कराता, मैंने भी कराया सेम। कैसे बेटा, हमें पता है कि एक तो EU और एक YB, दो ऐसे एलिमेंट है बेटा जिनमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड होता है ना। देखो इसका एटॉमिक नंबर 63 और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 71। क्लियर। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है अपने पास में 4F7 और 5S2। ठीक, इसमें क्या बनता है 4F14 और 5S2। क्लियर बात, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब अगर मैं कहूँ ये क्या करा, थर्ड आयनाइजेशन। बेटा अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन निकालूँ इसकी, तो इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, दैट इज क्या बचेगा 4F7। और यहाँ से भी बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी निकल जाएं ये वाले, तो 4F14। तो बच्चों ये तो हो गया क्या चीज़, कंप्लीट फील्ड, कंप्लीट फील्ड, और ये हो गया हाफ फील्ड, जो कि दोनों ही स्टेट क्या होती हैं, मोस्ट स्टेबल। अब इनसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए अपना आंसर EU और YB ही होता है। ये मैंने बहुत बार बताया आपको, किधर है, ये रहा। ठीक है, लुटीशियम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक S है यहाँ पर, D में भी होता है, ठीक है, नहीं होगा। गैडोलियम नहीं होगा, और यहाँ पर गैडोलियम और ये भी नहीं होता है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा केमिकल रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं हर एक रिएजेंट का यूज़ बताऊंगा आपको, वैसे ही
इस रिएजेंट का मैंने एक शॉर्ट बना के डाला हुआ है। ये रिएजेंट मैंने रिएजेंट वाली वीडियो में आपको क्लियर किया था और ये भी क्लियर किया था। अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक की बहुत शानदार ट्रिक सीखना चाहता है ना, तो कृपया इंटरमीडिएट वाली मेरी वो वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आपको सारे इंटरमीडिएट का यूज़ मिल जाएगा और बेटर से बेटर स्कोर हो जाएगा। देखो करते हैं। अगर मैं इसको 5 सेकंड में आंसर करना चाहूँ तो फटाफट कर सकते हैं। देखो कैसे बेटा, मुझे पता है H2PdBaSO4 किसका रिएजेंट है, बस इतना बता दीजिए। ये रिएजेंट अगर आपको पता तो आंसर हो गया। हो गया भाई, नहीं देखना आगे का। ये है रोजनमंड, रोजनमंड रिएक्शन का रिएजेंट है। बोलो है या नहीं है, जल्दी बताओ। और रोजनमंड में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। ढूंढो आंसर ऑप्शन में। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एल्केन है, हाइड्रोकार्बन, ये रहा एल्डिहाइड। बस हो गया आंसर। देखो मैंने 5 सेकंड से भी पहले आपका आंसर दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको सीक्वेंस वाइज कैसे करेंगे। बच्चों टॉल्यूइन, सबसे पहले आपको टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर पता हो। दिस इज टॉल्यूइन। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट में रिवाइज करने वाला हूँ, ओके। KMNO4। बच्चों अगर बेंजीन पर कभी भी ध्यान रखना, अगर बेंजीन पर कभी भी यहाँ, बेंजीन पर कभी भी यहाँ एक भी हाइड्रोजन अगर हुआ ना इस कार्बन से, बेंजाइलिक कार्बन से, कौन सा कार्बन बोलते हैं इसको, बेंजाइलिक, ठीक है। अगर बेंजाइलिक कार्बन से एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ तो KMNO4 उसको ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, चाहे यहाँ कितने ही कार्बन लगे हों। फिर यहाँ तो CH3 है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर CH2 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 CH3 भी लगा होता तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। क्लियर रहेगा, वेरी गुड। सेकेंड स्टेप में मैंने डाला है SOCl2। क्या काम करता है, पिछली सीरीज में भी मैंने ये बताया था, सेकेंड डे की टेस्ट सीरीज में क्या था, OH हटाएगा Cl लगाएगा। बोलो बन गया, कुछ याद आया भाई रोजनमंड का, H2PdBaSO4। इसकी भी ट्रिक बना के डाली हुई है मैंने शॉर्ट में। क्या बनता बेटा, यहाँ H लग जाता, बस हो गया आंसर। C डबल बॉन्डो H, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। देखो किधर है, ये रहा, है ना, मस्त है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे 1 सेकेंड में ही इसका आंसर बता दो। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन दिस। आपसे पूछा बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। देखो मैं आपको ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो ट्रिक दोनों सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो बच्चों आज आपसे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा समझ में आएगा, आपको लगेगा कि अरे सर ऐसा है, हम किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं फिर, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, ओके, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ठीक है। पहले इससे करके देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कौन सा और एंटी बॉन्डिंग कौन सा। बेटा जिसके ऊपर स्टार है ना वो सारा का सारा क्या है, नॉन बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, सॉरी नॉन बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग। और जिसके ऊपर स्टार नहीं है वो सारे के सारे बॉन्डिंग। तो बेटा 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन और 2 हैं एंटी बॉन्डिंग के बाई 2। क्या आंसर आया, 6/2 = 3। ये तो था केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई है तो कैसे निकालोगे, डरने की कोई बात नहीं है। ईफा है ना, ईफा प्रजापति सर हैं बेटा, टेंशन मत लो। देखो कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और यहाँ लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ओके। देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर 8 9 10, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहा होगा, ठीक है।
तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा 14 के लिए 3। अब इधर की तरफ भी 0.5 डिक्रीज करो, इधर की तरफ भी 0.5 डिक्रीज करो, मतलब अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, इसके लिए 0.5 और इसके लिए 0। सेम इधर भी बच्चों 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और यहाँ पर 0। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया था अभी नाइट्रोजन N2। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में? एक नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 कितना टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो 14 के लिए 3, ये लो आंसर। अगर मैं कहने लग जाता आपसे कि सर O2 है, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम इसके थ्रू भी देखें इसको, अगर एक ऑक्सीजन का 8 होता बेटा, 2 का हो गया 16 और 16 के लिए आता 2, ये लो। क्लियर? किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप, CO के लिए निकाल लो कितना होगा, एक ऑक्सीजन 6 प्लस 8 14 और 14 के लिए होता है 3, ये लो आंसर। क्लियर? एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है, कौन सा बच्चों? वो है अपना CO3 प्लस, सॉरी CO प्लस, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो है 3.5, वो याद रखना आपको। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा रिएक्शन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरा आंसर बताइए मुझे। देखो आपको वर्क पता होना चाहिए, अगर Br2CH2 में डाला नॉन पोलर सॉल्वेंट तो बेटा एक ही बार लगेगा, लेकिन लगेगा ऑर्थो या पैरा? देखो ये यहां भी लग सकता है ऑर्थो पोजीशन पर OH, और पैरा पर भी लग सकता है। बच्चों कब ऑर्थो लगता है कोई मॉलिक्यूल, कब पैरा लगता है, इसका ध्यान रखना। देखो अगर यह डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा ही लगेगा, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और सामने वाला भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है तो ऑर्थो पे लगेगा, और अगर आने वाला ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता तो ऑर्थो पे नहीं पैरा पे लगेगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, ध्यान रखना है, ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल 3 मॉलिक्यूल, 3 एलिमेंट NOF, ध्यान रखना है। तो ब्रोमीन हमेशा पैरा पे लगेगा। ढूंढो जल्दी, बी अपना पैरा वाला होना चाहिए, ढूंढो किधर है। बी नो, बी पैरा यस, बी ऑर्थो पैरा नो, बी पैरा यस। अब कह रहा ब्रोमीन एक्सेस में है तो बेटा दोनों ऑर्थो और पैरा को ऑक्यूपाई करने वाला है। एक्सेस में है, देखो किधर है, ऑर्थो पैरा दोनों ऑक्यूपाई, यहां आपके बोले नो, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपसे केवल फॉर्मूला पूछा। अभी मैं यहां से ये पूछ सकता था हाइड्रोजन लाइक एटम जो होगा, जैसे लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, इनका क्या होगा? ठीक है, मतलब कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, आप मुझे ये बताइए। देखो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला बेटा, हाइड्रोजन ये था nth ऑर्बिट, तो रेडियस जो निकलेगी RN का स्क्वायर बाई Z से निकलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, n क्या है? वही नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की वो बात कर रहा है, और Z यहां पर है बेटा प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर बात? अगर वो ये कहे यहां R क्या बेटा है? R क्या है? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, कितनी? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखना है ये बात को। ओके 5.3 भी लिखा हो सकता है यहां पर, लेकिन 529 एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर वो आपसे पूछ लेता लिथियम की बताइए सर, लिथियम की बताइए, लिथियम +2 की, तो हाइड्रोजन लाइक एटम है बेटा। अब R जो लिथियम की बनेगी ना यहाँ पर, R लिथियम की, वो क्या बनेगी बेटा? ये R की वैल्यू फिक्स रहेगी 0.529 इंटू n ऑर्बिट वो कहने लगे फर्स्ट में, तो यहाँ n की वैल्यू फर्स्ट आएगी। सेकंड ऑर्बिट की पूछे तो सेकंड आएगी, अगर फर्स्ट की पूछ रहा तो फर्स्ट लिखो बाई, लेकिन Z जो यहाँ पर आएगा बेटा वो इस बार लिथियम का 3 आएगा, ध्यान रखना है। और मैंने पिछली
टेस्ट सीरीज में भी इसका जिक्र किया था, उसमें भी बताया था कि हर एक हाइड्रोजन लाइक एटम की रेडियस हाइड्रोजन से कम होती है। ध्यान रखनी है ये बात आपको, हाइड्रोजन की 0.5 है तो हर एक हाइड्रोजन लाइक एटम की 0.5 से कम ही होगी। ध्यान रखनी है ये बात, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ बच्चों। क्वेश्चन है रिएक्शंस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारे रिएजेंट को एक साथ पढ़ने का मौका। देखो इसमें एक मॉलिक्यूल गिवन, उसमें ये रिएजेंट डाला ए बना, उसमें ये रिएजेंट डाला बी बना, बी में ये रिएजेंट डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, फिर ये डाला, सी बना, और सी कंपाउंड का आपको फॉर्मूला गिवन है। ये कह रहा है यहाँ x की वैल्यू बताइए, आप कंपाउंड में x की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी। पहले आप ये बताइए इसमें कितने कार्बन है। देखो 2 तो यहाँ पर है बेटा, 6 इसमें और 2 यहाँ पर है, कितने हो गए टोटल 8 2 10, और कुछ यहाँ से भी लगेंगे, इसका मतलब 10 तो अपना आंसर नहीं है, खत्म। चलो रिएक्शन करते हैं बेटा। ये क्या है, इसको एल्डिहाइड लिख लूँ मैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अगर ये एल्डिहाइड है और ये NH3 है तो हम इसको क्या बना सकते हैं, क्योंकि पहले NH4Cl है, क्या मैं इसको NH3HCl लिख सकता हूँ, बोलो। और NH3 लिख सकता हूँ तो क्या इसका अटैक यहाँ होगा, और ये ऊपर पहला स्टेप, इसको लिखो ETO, इसको ET लिख सकता हूँ। ध्यान से देखते रहे ना भाई रिएक्शंस को, ठीक है। CH2CO, O नेगेटिव है तो इसको H करो, CH है और यहाँ आ गया NH2, बोला क्लियर बात, यस और नो। अभी आगे क्या होता है, ये लॉन पेयर डोनेट करता है और OH यहाँ से एलिमिनेट, दैट इज क्या बना बेटा ETO, और यहाँ पर CH2CH डबल बॉन्ड NH, ये बना है ना। अब इसमें है KCN, तो मुझे KCN का अटैक करना पड़ेगा। KCN का अटैक यहाँ कार्बन पर होगा और ये फिर से वापस क्या बना भाई ETO CH2 CCN और यहाँ आया NH2, क्लियर बात। तो इसका काम फिनिश। अभी क्या है H2SO4 हाइड्रोलिसिस, बेटा हाइड्रोलिसिस तो साइनाइड का होगा और डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना। तो क्या है ETO CH2 CH NH2 और यहाँ लगा बच्चों COOH, ओके। चलो अब है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कहाँ होगा बेटा, देखो ये ऑर्थोपैरा है लेकिन यहाँ तो भीड़ है, और यहाँ ET है, इधर विड्रॉविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ पर लगेगा ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पर नाइट्रेशन, 2 इक्विवेलेंट है। क्या बना ये HNO3 से और H2SO4 से, ETO यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, और ये CH2 CH NH2 पर और COOH नीचे। बेटा अब डाला गया है क्या AOC, आपको ये पता है AOC कहाँ वर्क करता है, जल्दी बताइए। AOC पर NH2 वर्क करेगा पहले, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। याद है मैंने अमीनो एसिड्स में सिखाया है सारा कुछ कि प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। चलो AC की ट्वाइस O, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हमें CH3COO CH3। अगर ये लॉन पेयर यहाँ अटैक करता है तो पहले ऊपर खींचेगा, वापस जाकर ये टूटेगा, इसका मतलब ये ग्रुप इस पे लगने वाला है। तो ETO बेंजीन CH2 CH COOH और इधर NH के साथ में ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ COCH3। बात क्लियर, ध्यान से सुनना अब आगे। फिर यहाँ पर दिया गया है क्या इथेनॉल। मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से इथेनॉल क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। जरा लिखोगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस्टर लिख देते डायरेक्ट COOET। चलो बेटा आगे तो नहीं है ना कुछ भी, कोई कार्बन को हटाने वाला नहीं है, काउंट करो
2 यहाँ पर हैं, 6 ये हैं, आगे प्लस 1 2 2 ये रहे यहाँ पर, 1 और 3 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं बेटा। टोटल कितने हो गए? 4 2 8 2 10, 10 5 15। इसका मतलब 15। ढूंढो किधर है, ये रहा अपना आंसर। क्या आपको रिएक्शन समझ में आया? यस और नो? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, जे नीट दोनों का फेवरेट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और ऐसा ही क्वेश्चन रिसेंट अभी 2026 के जनवरी में आया था, ऐसा ही क्वेश्चन। आज मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल देखो कैसे। इसलिए कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। चलो अब हम करते हैं। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। ध्यान से सुनना भाई बेटा। ESR जो होती है ना, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। बस इतना सा है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि बेंजीन होगी हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हमेशा क्या होगी? बेंजीन ए। और यहाँ है इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको इस ए का नेचर देखना है, क्योंकि बेंजीन तो सभी में है, बेंजीन सभी में है। इस ए का नेचर देखना कि ए इसको अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये अपनी पोजीशन से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बात समझ में आई? देखो बेंजीन तो डोनेट करेगा ही। अब 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, कौन कौन सा? ए या तो हो सकता है +I और +M, और ए या हो सकता है -I और -M। अगर माइनस वाले ग्रुप लगे तो वो तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे यहाँ से, करेंगे नहीं तो बेटा बेंजीन के डोनेट ही नहीं होगा। फिर तो डोनेट नहीं होगा तो हम कहेंगे दिस इज रिंग डीएक्टिवेटर। मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो ये रिएक्शन इस केस में नहीं होगी। ESR जो रिएक्शन है इस केस में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और होगी तो बहुत स्लो होगी। क्लियर? लेकिन अगर ए वाले हैं +I और +M, ये क्या काम करते हैं बच्चों? अगर यहाँ ग्रुप है +I +M तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में आएगी तो क्या बेंजीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है? भाई बेंजीन को ए से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है? और अगर इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो ये आसानी से यहाँ आएगा और जो यहाँ पर H है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा किसकी फॉर्म में? H+। तो देखो एक इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ जो H था उसको प्लस फॉर्म में निकाला, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल बच्चों और ये भी इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब +M और -M इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर। बोलो ये बात समझ में आई? और इसमें क्या होती है? ESR रिएक्शन फास्ट होती है। अब ढूंढो ये वाला ग्रुप। इसमें क्या बेटा? क्लोरीन वीक है, वीक क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से खींचता भी है, -I इफेक्ट। बेंजीन कोई ग्रुप ही नहीं है बेटा, CH3 +I, और यहाँ पर क्या है? क्योंकि रेजोनेंस से देगा +M, तो M डोमिनेट करता है I पर, इसलिए आंसर दिस। बोलो बात समझ में आई? क्या पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 अपना पढ़ो एक बार अच्छे से। बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है और ये तो तुम्हें आना चाहिए। अगर बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन भी आपसे छूटता है ना तो बेटा पढ़ाई नहीं की, फिर तो कमी है, ध्यान रखना इस बात को। देखो क्या कह रहा, ए टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू। बेटा 2 टर्म होती हैं, एक होती है एनोमर और एक होती है एपीमर। ध्यान रखना, दोनों क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन चेंज ओनली एट C1 तो होगी एनोमर, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट C1 एनी कार्बन चेंज
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर कार्बन 1 को छोड़कर कहीं भी चेंज है तो है बेटा एपीमर। और आपसे क्या पूछा, एनोमर। तो बेटा एनोमर कार्बन 1 पर चेंज होता है, देखो एनाइसोमर ऑफ ग्लूकोज, नो। आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1, बिल्कुल राइट हो गया आंसर। तो ये कह रहा है C1C4, नो। डी ग्लूकोज है, नो। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देन आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन वैलेंसी, वैलेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। नो नो बेटा, यहाँ KCl, बेटा जब यहाँ KClO3 है तो यहाँ KClO4 बन गया, ये तो ऑलरेडी चेंज दिख रहा मुझे, है ना। 3 ऑक्सीजन और यहाँ 4, तो क्लोरीन की वैलेंसी है तो ऑलरेडी चेंज, नो। ठीक है, करना आता है, करके दिखाएं। देखो क्लोरीन का निकालो पहले, पोटासियम सेम है, क्लोरीन का निकालो। अगर क्लोरीन की बात करूं मैं यहाँ पर तो ये पोटासियम +1 प्लस क्लोरीन X, और ये बेटा 3 दूनी 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +5। लेकिन यहाँ कितना है, 4 दूनी 8 और 1 यहाँ +7 हो गया चेंज। यहाँ +5 था, यहाँ +7 हो गया चेंज है, तो अपना आंसर नहीं है। SO2 सल्फर, और यहाँ सल्फर 0 बन गया बेटा, यहाँ तो +4 है, या 0 कैसे हो गया, ये भी चेंज। यहाँ सल्फर जिस वैलेंसी में है वही यहाँ पर है, SO4 2 से लगा है, ये भी 2 से लगा है, BO2 है जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, ये आंसर हो सकता है भाई। इसको देख लो, बेरियम यहाँ पर किसमें है, +2, यहाँ +4, ये भी चेंज हो गया, दैट इज द आंसर। क्लियर? मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए थी, इसका कहने का मतलब ये था। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन पहले ना पढ़ो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब एंट्रोपी वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन ना थर्मोडायनेमिक्स का है, और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ना ये बहुत इजी होते हैं और इनके आंसर स्टेटमेंट में ही गिवन होते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब बेटा एन की वैल्यू बता दी उसने 1। टेम्परेचर गिवन है कितना, 350 केल्विन। वॉल्यूम भी गिवन है V1 कितना, 2 लीटर। ये कह रहा है थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पकड़ो, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब हीट ट्रांसफर हो सकती है। विच आर इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में रखा गया है। इट अंडरगो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। दूसरा इस टर्म को पकड़ो, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो टेम्परेचर तो क्या होगा बेटा, आइसोथर्मल में 0 कांस्टेंट, फ्रॉम तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस फिक्स है, फ्रॉम 2 लीटर टू 3 लीटर। अब ये कह रहा है कि प्रेशर भी उस पर क्या कांस्टेंट 4 लीटर। तो चेंज इन एंट्रोपी बताइए सराउंडिंग में। बच्चों जब ये कंडक्टिंग वॉल्स है तो डेल एस सिस्टम इक्वल होगा क्या डेल एस सराउंडिंग के, जल्दी बताइए होगा। अगर होगा तो डेल एस सिस्टम कैसे निकलेगा हमारे पास में इसमें, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। NR ln V2/V1। ln को हटाइए, क्या करेंगे, NR log, मतलब log लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, तो log 3/2, क्योंकि यहाँ 3 था ये 2 है, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, n की वैल्यू 1 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 माइनस log 2। वैल्यूज रखिए, 8.3 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आएगा 1 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू बेटा log 3 की वैल्यू होती है 0.4 के समथिंग, और log इसकी वैल्यू है 0.3010, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3.37। तो ये आई अपने पास में सिस्टम की वैल्यू, और जितनी सिस्टम की है क्या उतनी ही सराउंडिंग की होगी, यस और नो। चला ऑप्शन में देखो किधर है,
3.37 तो नहीं है, लेकिन 3 है यहाँ पर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसलिए कहता हूँ थर्मो के क्वेश्चन तो इजी होते हैं, आप कर लोगे उनको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ऐसे क्वेश्चन ना, बेसिक कंसेप्ट है ना जो मोल्स वाला चैप्टर, उसके तो जान होते हैं बेटा। ये क्वेश्चन ये वाले क्या कह रहा है? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बेटा मुझे पता है नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स वो मोल्स से रिलेट करते रहते हैं, मोल्स इनटू एन। जितने ज़्यादा मोल्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स। और एन क्या होता है बेटा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये एन की वैल्यू है। मतलब 1 मोल्स इक्वल टू कितना? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है। तो एक मोल में इतने हैं, तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा मोल्स उतना ज़्यादा हमारे पास ये नंबर। क्लियर? देखो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है बेटा। देखो एक ट्रिक सुनो ध्यान से। वेट तो यहाँ सभी का सेम है भाई, वेट तो यहाँ पर 1 है। अब मॉलिक्यूलर वेट सबका अलग अलग है। आप मुझे बस इतना बताइए कि यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू रखूँ या लोएस्ट वैल्यू रखूँ ताकि ये वैल्यू हाईएस्ट आ जाए। आपको पता है कि यहाँ पर अगर लोएस्ट वैल्यू रहेगी, लोएस्ट वैल्यू, तभी यहाँ पर मोल्स की वैल्यू हाई आएगी। तो इनमें से लोएस्ट कौन है बेटा? 7। दैट इज द आंसर। नंबर ऑफ मोल्स हाई रहेंगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कह सकते हैं ना उतना ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ कहा गया है? डेंसिटी ऑफ 2 मोलर, मतलब मोलरिटी गिवन है 2 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिस, तो रो भी गिवन है आपको 1.28। द मोलरिटी, आपको मोलरिटी निकालनी है बेटा। ध्यान से सुनना, मैं एक आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेटा क्या ट्रिक है? ध्यान सुनना। मुझे निकाल रहा है मोलरिटी, है ना। ट्रिक है बेटा, 1000 मोती अपॉन 1000 दाने माइनस मन मेरा बोले मोती मोती। क्लियर? ट्रिक सुनी ध्यान से। 1000 मोती 1000 दाने माइनस मन मेरा बोले मोती मोती। अब बेटा एम क्या है यहाँ पर? मोलरिटी, मोलरिटी। और एम बी क्या है यहाँ पर? मोलर मास। ओके। और डी क्या है? डेंसिटी। जरा सॉल्व कर लो। देखो 1000 इंटू मोलरिटी कितनी बेटा? 2 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1.28 माइनस मास कितना? 40 और मोलरिटी 2। चलो सॉल्यूशन आएगा कितना? 2000 अपॉन 1280 माइनस 80 बेटा 2000 अपॉन कितना आया? 1200 और 12 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आएगा 1.67। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। बहुत आसान सी ट्रिक से मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन समझा दिया है। कहाँ बेटा है आंसर? ये रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हमें पूछा है इसमें से स्मॉलेस्ट साइज। जरा फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बेटा जो साइज होता है ना, साइज है ना, अगर मैं कहूँ ये न्यूट्रल है और एक मैंने लिखा ए नेगेटिव और एक लिखा बेटा ए पॉजिटिव, ध्यान से सुनना बात को, ये तो है न्यूट्रल। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो बेटा साइज इंक्रीज होगा, ध्यान रखना आपको ये। ओके। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज
इंक्रीज तो बेटा साइज डिक्रीज, ध्यान रखना जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, हमसे पूछा स्मॉलेस्ट, इसका मतलब साइज डिक्रीज पॉजिटिव में होगा, तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं है अपनी, यहाँ +1 यहाँ +2, दैट इज द आंसर। क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछता हाईएस्ट साइज, दैट इज ऑक्सीजन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है आपको सोडियम की, जब उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है 5.1। बेटा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट। देखो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ए कोई मेरे पास में एलिमेंट है और मैंने इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड की, मतलब ये प्लस में होती है ना, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात। अब ये कह रहा कि मैंने माना कि इसमें एनर्जी बेटा एक्स, इसमें एक्स एनर्जी मैंने इसमें एक्स एनर्जी का कंज्यूम किया, इसने एक्स एनर्जी को कंज्यूम किया, तब जाकर ये हुआ। अगर बेटा ये एक्स एनर्जी निकल जाए तो क्या ये वापस आ जाएगा? यस, इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। बोलो समझ में आई ये बात या नहीं आई? अगर ये एक्स एनर्जी इसने कंज्यूम करके ए प्लस बनाया, तो अगर एक्स एनर्जी को बाहर निकाल दें तो क्या ये वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। दैट इज अगर ये बोले पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में होगी, दैट इज द आंसर। बात खत्म। क्लियर। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। ध्यान रखनी है ये बात आपको, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपको बोला गया कि PCl5 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास और उसकी जो ज्योमेट्री है वो TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द फॉस्फोरस एटम फॉर बॉन्डिंग आर। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करो फटाफट, 5 सेकंड आपके पास, केवल 5 सेकंड, जल्दी। चलो यहां से दो कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे, पहला हाइब्रिडाइजेशन का और सेकंड इसमें ऑर्बिटल्स क्या है। ठीक है। देखो जब हम HB निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इफ अगर वो 2 से 8 तक है, देन डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और इफ ग्रेटर देन 8 है तो देन डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। बेटा फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक क्लोरीन के 7 × 5, 7 × 5 35 और 40। बेटा 8 से ज़्यादा है तो डिवाइड करो 8 से, 8 × 5 40 का तो 5। ये अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो इन ऑर्बिटल को sp3d2 में रख दीजिए। क्या आएगा बच्चों? 5 है तो एक s में आया, 3 p में आया और एक d में। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें ये पता है इस हाइब्रिडाइजेशन में TBP क्या होती है? ज्योमेट्री। आपसे पूछा इसमें d ऑर्बिटल कौन सा? देखो आपको ये तो पता है, एक तो s होगा, px होगा, py होगा, pz होगा, ये तो आपको क्लियर है, ये तो सभी में है। ये तो इसमें तो नहीं है भाई, हटाओ। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, और px py pz इसमें भी है। आपसे पूछा d क्या है? देखो
डी इसमें रहता है बेटा डी जेड स्क्वायर, आपको याद रखना है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए मुझे, तो ओवरलैपिंग करने के लिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी मुझे, यहाँ मिलेगी। दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर है, डी जेड स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है और आप ये कहो कि जनरल नॉलेज का सा क्वेश्चन है और बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताओगे जरा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। करके दिखाओ, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या। अगर ग्लास इज ए लिक्विड होगा क्या, सॉलिड होगा क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड या ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर? इसका आंसर बेटा सुपर कूल्ड लिक्विड। जो ग्लास होता है ना वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ध्यान रखना आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 19, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन। बेटा एक रिएक्शन गिवन है अपने को दिस, ठीक है, डेल्टा जी गिवन है ऑफ O2, ठीक है। ईएमएफ आपको निकालना है, इसमें कितना होगा ईएमएफ, बस ये बताना। देखो बेटा नीट के स्टूडेंट तो डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखकर, डरना नहीं है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जेई वालों में थोड़ा दम होता है। देखो क्या कहो, हमें जब ये पता जी की वैल्यू गिवन है, जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE होता है या नहीं होता, जल्दी बताइए। नॉट, या नॉट होगा तो या नॉट होगा, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लो NFE जी होता है ना, डेल्टा जी माइनस NFE होता है। एफ की वैल्यू गिवन आपको, ई आपको निकालना है, एन चाहिए आपको, जी भी गिवन है। एन कैसे निकालोगे आप, देखो एल्यूमिनियम से, और यहाँ पर बना एल्यूमिनियम, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, मतलब एक एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 बन के 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। एक मोल की अगर बात की जाए तो, है ना बेटा, तो यहाँ तो 4/3 मोल है भाई। जब एक मोल 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 4/3 मोल्स कितना निकालेंगे, इंटू 3 करो, 4/3 मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात क्लियर। एन की वैल्यू आ गई 4, ये लो करो, डेल्टा जी माइनस में बेटा -827 इंटू, देखो ये क्लोजूल है, इसको जूल में कन्वर्ट करो, इंटू 10⁻³ इक्वल टू -4 इंटू 96500 इंटू ई। बच्चों देखो माइनस से माइनस कैंसल, जरा इन वैल्यूज को इधर लेकर आओ, 827 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 496, एक सेकेंड, 96500 इक्वल टू ई। एक बात बताओ, क्या 2 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ तो 10 ही रह गया, है ना। अब इसको डिवाइड करके देखो, और डिवाइड जो करोगे ना, करके देखना, इसका आंसर एक्सपेक्ट आएगा 2.14 के समथिंग आएगा इसका आंसर, है ना, 2.14 के समथिंग आएगा। तो यही इसका अपना आंसर है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना था, दैट इज आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, देखो एक मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल गिवन है, क्या नाम है इसका, OH नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये गिवन है, आपसे पूछा रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, किस में हो गया, Fe2 SN1 SN0, बेटा जीरो तो कुछ होता ही नहीं, Fe2 हाँ हो सकता है, N1 N2 हो सकता है। अब देखना बेटा स्टीरियो चेक करो, सबसे पहले स्टीरियो चेक करो, बिलो बिलो ही है, अबव अबव ही है, ब्रोमीन जिधर था उसके बैक साइड लगा है, और बेटा बैक साइड अटैक किस में होता है, SN2 में होता है या नहीं होता, जल्दी बताइए। SN2 में बैक साइड अटैक, दैट इज आंसर। क्लियर। SN1 में क्या होता है, SN1 में रिटेंशन होता है, रिटेंशन। और अगर कायरल सेंटर हो तो बेटा SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा देख आसान सा रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में ट्रिकी है। देखो क्या कह रहा, व्हेन Cl2 इज पास थ्रू प्रोपीन से Cl2 को पास कराया गया और टेम्परेचर दिया गया 400 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा
आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर हीटिंग हो तो क्या बनेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट अगर CCl4 होता है यहाँ पर तो क्या बनता। देखो अगर हीटिंग होता है या H में होता तो बेटा अलाइलिक होता है। क्या होता है, अलाइलिक रिएक्शन होता, अलाइलिक प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन से, ठीक है। और अगर सिंपल होता तो बेटा डाइक्लोरो बनता, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। ध्यान रखनी ये बात, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो बेटा हीटिंग थी, अलाइलिक बनना चाहिए, दैट इज PVC नो, अलाइलिक यस, एल्काइल नो, डाइक्लोरो नो। हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रेस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट जल्दी। देखो चलो बेटा, उसने कहा रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या पूछा, क्या बोला उसने, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या आपको पहले ये बताइए इस वर्ड का मतलब समझ में आया क्या, जल्दी बताइए मुझे, समझ में आया, नहीं आया तो सुनो बेटा। रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए। तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक पूछना चाह रहा है, क्योंकि यही रेस्पॉन्ड कर सकता है। क्लियर बात। और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या चाहिए मुझे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों। चलो निकालते हैं भाई। Fe ये वीक फील्ड, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखते हैं भाई। आयरन कितना एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका मतलब +3। आर्गन होगा 18, 4s2 और 3d 6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, मतलब ये बच्चे 5। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब पांचों के पांचों अनपेयर्ड रहेंगे, ऑल अनपेयर्ड। आंसर हो चुका CO4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड है बेटा, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। आंसर आ चुका है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23, विच विल हैव द हाइएस्ट इनोल कंटेंट। बेटा इनोल कंटेंट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीट और जेई दोनों का, ठीक है। आप मुझे हाईएस्ट इनोल कंटेंट इसमें बताइए। आपके पास फिर से 5 सेकंड है, केवल 5 सेकंड, जल्दी करो। चलो देखते हैं बेटा, इनोल जो बनता है ना, इनोल, पहले एक कॉन्सेप्ट सुनो। हमें इनोल बनाना है, होता क्या है सुनना ध्यान से भाई। 1 2 3 H atom shift from alpha to ऑक्सीजन एटम, या फिर ये कहो हाइड्रोजन एटम शिफ्ट फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू नेक्स्ट या अदर पॉलीवेलेंट एटम, बच्चों किसी दूसरे पॉलीवेलेंट एटम पर वो शिफ्ट होगा। ध्यान सुनना भाई कॉन्सेप्ट को। 1 2 3 हमेशा ऑलवेज ऑड शिफ्टिंग होगी, लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, उसको सुन लेना। कौन सा, HC ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये एक्सेप्शन में, इसमें कार्बन से नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है ये H, बस, ठीक है। बाकी और सिस्टम 1 2 3 करना कैसे है, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बनाइए, एक हाइड्रोजन को तोड़कर, मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला, ये मैं 1 और 2 के बीच में बनाऊंगा और 2 और 3 के बीच से तोड़ेंगे। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड
इधर ऑक्सीजन नेगेटिव आया H और यहाँ पर H है, ठीक है। तो बेटा ये H जो यहाँ का था ना उसको यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड इनॉल, क्योंकि ये इन हो गया और ये OH ऑल हो गया, दैट इज इनॉल। अब ध्यान सुनना, अगर यहाँ कोई ये H अगर डोनर हुआ तो इधर से ये बॉन्ड नहीं जाएगा, अगर ये H डोनर हुआ तो। और अगर ये H खींचेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब -I रहा या -M रहा, तो ये H का बॉन्ड जल्दी टूटेगा और इधर जाएगा, क्योंकि ये भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। -I -M इंक्रीज करते हैं इनॉल कंटेंट को और +I और +M डिक्रीज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो ढूंढो भाई, यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ से निकल सकता है चाहे यहाँ से, लेकिन यहाँ +I लगा हुआ है दोनों जगह, यहाँ से निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा बिल्कुल हाइड्रोजन, दोनों तरफ -I, लेकिन यहाँ 3 तरफ से बेटा, यहाँ फिर से इसका +I, यहाँ से निकलेगा तो इसका, यहाँ से निकलेगा तो इसका, तो आंसर दिस, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ -I, यहाँ से दोनों तरफ -I, यहाँ से भी दोनों तरफ -I, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। बच्चे फिर से इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एसिडिटी -I हो या -M हो, ऑलवेज इंक्रीजेस, और +I हो या +M हो, ऑलवेज डिक्रीजेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बेसिसिटी का जस्ट अपोजिट है, बेसिसिटी का जस्ट अपोजिट है। कैसे? कि अगर यहाँ पर +I रहा या +M रहा तो इंक्रीज होगी, और -I रहा या -M रहा तो डिक्रीज होगी। बेटा फिनॉल है, सारा का सारा फिनॉल। क्या सिखाया मैंने आपको? जो भी कॉमन हो उसको हटा दो। फिनॉल सभी में कॉमन, इसका मतलब आपसे इफेक्ट केवल इनका पूछा है, ओके। आप बताइए सबसे ज़्यादा -I या -M किसका है? इसका मतलब थर्ड सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। चलो भैया आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन, खत्म बाबा, खत्म। क्या? थर्ड सबसे अच्छा एसिड, दैट इज द आंसर। आगे देखने की जरूरत नहीं है। और सुनो, इसका +M लगने वाला, इसका मतलब वीक एसिड, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। देखो बेटा, यहाँ Br2 डाला H2O के साथ, मतलब एक्वस वाला है, ब्रोमीन है, तो हमें ये पता है एक्वस वाला ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा पर हर जगह लगेगा। ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, अपना आंसर यहीं से आ जाएगा। देखो किधर है, या तो इधर है या इधर। अच्छा, H3PO2 क्या करता है? ये डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। अब तो सबको पता होगा, डायजोनियम सॉल्ट को ये हटा के बेंजीन बनाता है, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने कुछ अलग तरीके से फ्रेम किया है, एग्जाम में कुछ और तरीके से फ्रेम करेगा। कैसे? देखो, हमने लिखा एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन नेशनल रिएजेंट। एग्जामिनर पूछेगा नेशनल रिएजेंट क्या होता है। अगर आपको नेशनल रिएजेंट पता है तभी तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा है उसमें, कौन सा नहीं है। बेटा नेशनल रिएजेंट है K2HgI4, इसको बोलते हैं नेशनल रिएजेंट। अब उसने पूछा नॉट प्रेजेंट, बेटा पोटासियम इसमें है, अपना आंसर नहीं है। Hg ये रहा, इसमें भी आंसर नहीं। I भी है, ये अपना आंसर है, ये नहीं है। अब ये काम किस लिए आता भाई? ये आता बेटा डिटेक्शन ऑफ अमोनियम केटाइन। अमोनियम केटाइन को डिटेक्ट करता है और कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है? येलो कलर। क्लियर? अमोनियम केटाइन है, किस ग्रुप का है? बेटा ये 0 ग्रुप का है। ध्यान रखना आपको, ये भी पूछ सकता है कि नेशनल रिएजेंट एक केटाइन को डिटेक्ट करने के काम आता है, और वो केटाइन जो है बेटा वो किस ग्रुप का है? क्या वो कोई मेटल केटाइन है? नो, कोई भी मेटल केटाइन नहीं है, मेटल केटाइन नहीं है। ध्यान रखना है, 0 ग्रुप का है। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, टेस्ट से क्वेश्चन है बेटा, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट इसमें नहीं है, जल्दी बताइए आंसर। क्या आप सब कहीं जानते हैं बेटा, ब्यूरो टेस्ट यस अमीनो एसिड्स को करता है, जेंथोप्रोटोनिक करता है, निनहाइड्रेन करता है। निनहाइड्रेन किसको नहीं करता है, ध्यान रखना, जिसमें फ्री प्रोलिन को नहीं करता है, प्रोलिन को टेस्ट नहीं करता है क्योंकि इसके लिए चाहिए फ्री NH2 ग्रुप। ओके, ध्यान रखनी है ये बात। बारफोर टेस्ट ये अपना आंसर है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को करता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करता बारफोर टेस्ट। ठीक है, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बच्चों 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसमें NaNO2HCl डाला। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। इसको रट्टा मार लो, ध्यान रख लो, कुछ भी कर लो भाई, मैकेनिज्म नहीं समझ में आया तो ध्यान रख लो। डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया और अब यहाँ से वाटर है तो ये टूट कर जाएगा बेटा, और टूटेगा तो क्या बनेगा, जरा जल्दी देखो, पॉजिटिव कार्बोकैटाइन, ये तो बनता ही है। अब अगर मैं वाटर, क्योंकि एक्वस है वाटर अटैक करेगा, देखो इन्होंने क्या देखा, NO2 नो, OH हाँ बन सकता है, NO2 नो। बेटा आप एक मुझे ये बताइए कि H2 यही लग सकता है क्या, या रिंग एक्सपेंड होगी, रिंग एक्सपेंड होगी, क्यों, क्योंकि 5 मेंबर है, यहाँ से तोड़ो, रिंग को एक्सपेंड कराओ, दैट इज क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, OH लगेगा, बस हो गया आंसर। क्योंकि ये रिंग एक्सपेंड हो गई, यहाँ पर कार्बोकैटाइन जनरेट, ये 6 मेंबर और ये भी 6 मेंबर। देखो इसको 1 2 3 4 5 6 6 1 लगा है, 6 1 2 3 4 5, तो 6 पर पॉजिटिव, 6 नहीं, हाँ 4 पर पॉजिटिव। एक सेकेंड, ये यहाँ से टूटेगा तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 4 पर पॉजिटिव आना चाहिए, 4 पर पॉजिटिव है, यस बिल्कुल राइट। ठीक है, यहाँ लगा और यहाँ लगा, तो देखो ये मॉलिक्यूल कहाँ है, ये रहा ना, यही तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखना है इसको। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि NaOCl सबसे पहले इसका वर्क आपको समझना है। जहाँ भी आपको NaOCl लिखा मिले ना बेटा, समझ जाना कि ये NaOH साथ में Cl2 से है। इसका मतलब इसका एक ही काम है, क्या, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन कराना। ओके, मैंने नेक्स्ट सीरीज में डेट सेकंड की सीरीज में भी आपको हेलोफॉर्म का कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है, यहाँ भी एक बार फिर बता देता हूँ बेटा, हेलोफॉर्म एक तो होता है C2H5OH में, इसका बनता है डायरेक्ट, क्या पता है आपको, इसका बनता है CHX3 और साथ में COOH, ध्यान रखनी है बात इसका तो। और एक बनता है ये CH3CO और यहाँ पर कुछ भी लगा हो, XYZ कुछ भी, ये मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो ही यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, वरना हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। CH3CO चाहिए, ज़रा ढूंढे बेटा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये रहा CH3, यस हो गया आंसर। देखो ऑर्गेनिक अगर सीखनी है ना तो सही बता रहा हूँ, बहुत आसानी से सीख सकते हो भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक ना आपको कॉन्सेप्चुअल सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक के जो आंसर है ना बेटा, मैं 5 सेकंड में सिखाता हूँ। अभी यहाँ से जैसे आज अपना टेस्ट सीरीज का 3rd दिन है, तीसरा दिन है, जैसे ही 10 दिन होंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन बंद होगा, 5 सेकंड में सिखाऊंगा डायरेक्ट कैसे आंसर को चुटकी में निकालते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, अपनी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एक्वस सोडियम कार्बोनेट। बेटा ये है सोडियम कार्बोनेट एक्वस, और ये होता है बेसिक। क्या होता है ये? बेसिक। अब बेस को रिएक्शन से क्या चाहिए होता है? H+। आपको देखना ये कि इनमें से H+ देगा कौन, ध्यान रखना। H+ वो मॉलिक्यूल देगा जिसके एलिमिनेशन से लेफ्ट जो मॉलिक्यूल है, रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो एरोमेटिक हो जाए या वो मोर स्टेबल हो जाए। बात आई समझ में? देखो बेटा इसमें H यहाँ से निकल सकते हैं, अगर H ये वाला निकाला तो ये बनेगा लाइक दिस, जो कि क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो ये अपना आंसर नहीं है। इसमें भी H यहाँ से निकल सकता है और ये sp3 कार्बन बच गया, ये है नॉन एरोमेटिक, ये भी अपना आंसर नहीं है। इसमें H यहाँ से निकलेगा बेटा और ये नेगेटिव बनेगा, और जब ये नेगेटिव बनेगा तो ये बनेगा एरोमेटिक। इसका मतलब आंसर ये हो गया। यहाँ से भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ रह जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात? मतलब बेस से रिएक्शन वो करेगा जिसमें से हाइड्रोजन निकलने के बाद मॉलिक्यूल रेजोनेंसली स्टेबल हो जाए, एरोमेटिकली स्टेबल हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेटिवली स्टेबल हो जाए। क्लियर रहेगी बात? चलो यहाँ तक वीडियो देखा हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा। और बेटा आपसे लास्ट टाइम फिर से वही कहूँगा कि बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको देखकर मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, अपने को भी बिल्डअप करें। ठीक है, आपकी तरक्की हमारी तरक्की। चलो मिलते हैं फिर आपके साथ डे 4 की सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। चल रहे छोटू।